वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जीके की जो सीरीज चल रही है उसके ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं। आज जो अपने डिस्कस करेंगे वो पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले वाले अगर अभी तक आपने पार्ट नहीं देखे तो आप वो भी ज़रूर देख के जाइए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वैसे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, हर एक के लिए ये जो सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अपन करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, साथ में स्टैटिक जीके के भी डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा इस सीरीज के लास्ट के अंदर एक स्पेशल टॉपिक लेके आते हैं जिसको फुल डिटेल के अंदर समझाते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर भी एक बहुत ही बड़ी स्पेशल टॉपिक है जिसमें से आपके एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को बस लास्ट तक जरूर देखिए और उस टॉपिक को हमेशा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए जो हम लास्ट में आपको करवाते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल टॉपिक होता है और जिसके अंदर अभी तक बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टॉपिक को उसके अंदर हम ऐड करते हैं। तो आप उसको कंप्लीट करना है और वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आज कौन सा स्पेशल टॉपिक था। अब चलो शुरू करते हैं। और आज एक चीज़ है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको लग सकता है कि थोड़ी या तो आवाज़ धीरे आ रही है या फिर उतनी एनर्जी के साथ में नहीं बोल रहे। उसकी वजह ये है कि हम बाहर आए हुए हैं जहाँ पे रोज़ वीडियो शूट करते हैं वहाँ पे नहीं है। तो आज आपको प्रॉब्लम आएगी, कल से आपको वीडियो एकदम सही वॉइस के साथ में मिलने लग जाएगा। तो अब चलो बात करें आज के पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, वैसे देखो हमने आपसे जो मतलब ग्रुप के अंदर भी पूछा था, जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है एसएसबी का, एसएससी जीडी का अलग से, वहाँ पे भी हमने पूछा था कि सर आपको अब जो जीके है किस हिसाब से करनी है। जैसे अभी तक जो पहले के जो 2 पार्ट करवाए उस हिसाब से करनी है, जो तीसरा पार्ट करवाए इससे करवाई। तो मोस्टली 90% स्टूडेंट का यही जवाब था कि जो आपने तीसरा पार्ट करवाया था उसी हिसाब से करवाइए। तो अब हम इसी हिसाब से जो आगे जो लास्ट पार्ट हुआ था अपना उसी हिसाब से कर रहे हैं। आगे अब जितने भी वीडियो आएंगे वो आपके सेम इसी पैटर्न पर रहेंगे। पहला जो क्वेश्चन था, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी यहाँ पे आपको बताना है। इनमें से एक ऑप्शन चूज करना, बाकी जो भी आरबीआई से रिलेटेड डिटेल है वो अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको देखो इतना टाइम, ज़्यादा हम टाइम नहीं दे पाएंगे कि आप पढ़ के आंसर दो। तो जैसे एक बार हम पढ़ के फिर आप आंसर देते, वरना अगर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना था वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। तो आरबीआई की स्थापना इनमें से कब हुई थी? 1935 के अंदर हुई थी, 1935 के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आरबीआई से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट है। वैसे देखो जो सिर्फ क्वेश्चन करवाया जाता है वो कभी भी आपके लिए इनफ नहीं होता। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो साथ में हम इनकी जो एक्सप्लेन करते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट डिटेल बताते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आरबीआई की स्थापना पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट याद रखना चाहो तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर अगर पूछे कौन है तो शक्तिकांत दास है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर। और प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे प्रथम गवर्नर। ये जरूर याद रखना, इनमें कभी भी कंफ्यूजन मत हो जाना कि वर्तमान गवर्नर पूछा है या प्रथम गवर्नर पूछा है। आरबीआई बैंक जो एक्ट आया था, अधिनियम आरबीआई का कब आया था? 1934 के अंदर आया था। ये जितने भी क्वेश्चन है सब एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर पूछे स्थापना कब हुई तो 1935 में हुई। एक्ट कब आया? 1934 में आया। और ऐसे ही पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये जो भी चीज़ें हैं वो आप सारी की सारी याद रखना। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बताए हुए हैं, ये जो 3 डेट बताइए सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये जो तीनों डेट है ये आपके लिए अलग अलग है और तीनों में ही कन्फ्यूजन मत हो जाना कि कौन सा कब हुआ था। सीरीज वाइज इनको याद रखना। पहले अधिनियम आया, उसके बाद स्थापना हुई और उसके बाद राष्ट्रीयकरण हुआ। और आरबीआई के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। अभी वर्तमान में जो 4 डिप्टी गवर्नर है वो है टी रविशंकर, एम के जैन, एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। ये 4 के 4 जो है वर्तमान में डिप्टी गवर्नर है। तो जो भी आरबीआई से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकता था वो अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो सवाल है वो यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति है, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 46 नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है। तो अगले जो अब इनसे रिलेटेड और भी जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो ये कब बने थे? तो ये 20 जनवरी 2021 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे प्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति। और कमला हैरिस आपको पता होगा अमेरिका के उपराष्ट्रपति है वो कौन से नंबर की है? 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। इनमें कभी भी कंफ्यूजन मत होना, 49 नंबर की है वो कमला हैरिस है और 46 नंबर के हैं वो कौन है? जो बाइडेन है। अब चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, डगलस एल्गबर्ट ने किस कंप्यूटर उपकरण का आविष्कार किया था? यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जो कंप्यूटर के अंदर जो उपकरण यूज होते हैं उनमें से किसका आविष्कार किया था ये बताना है आपको।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन्होंने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर सेकंड, माउस का आविष्कार किया था डगलस ने। ये जरूर याद रखना है। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके हर एक सब्जेक्ट इसके अंदर कवर हो जाता है। जैसे अभी जो अपन ने पहले देखा था वो क्वेश्चन, वहाँ आपके करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो गए और स्टैटिक फैक्ट हो गए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है अब कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आ गया, तो सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब कंप्यूटर के माउस का आविष्कार कब किया गया था? 63 से 64 के बीच में आविष्कार किया गया था, 1963-64 के बीच। सबसे इंपॉर्टेंट एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वार्टी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्टोफर लेंथम ने किया था। ये जरूर याद रखना, अब क्रिस्टोफर लेंथम ने आविष्कार किया था। वैसे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अभी याद नहीं आ रहा है। हमने एक साउथ की मूवी देखी थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन नाम था क्रिस्टोफर, और जो विलन था उसका नाम। आपको अगर इस मूवी का नाम याद है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि वो कौन सी मूवी थी जिसके अंदर विलन का नाम क्रिस्टोफर था। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर ऐसे ही देखो, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जैसे ही जो भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है वो भी हम इसके साथ में डिस्कस करते हैं, तो आपकी सारे के सारे आपको चीज़ें मिल जाती है। अब बात करें विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब विश्व रक्तदान दिवस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चलो वो भी देख लेते हैं। देख सकते हो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। और जो 2021 के जो ब्लड डोनर डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ये जरूर याद रखना है। थीम हमेशा ही जो इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं उनकी थीम भी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। वैसे हम अभी जितना जल्दी हो सके आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे जिसके अंदर जो दिवस और थीम है वो सारे के सारे अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू हुआ था? तो आपको क्या याद रखना है, प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू हुआ था? 1992 से प्रोजेक्ट हाथी शुरू हुआ था। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इस क्वेश्चन को आप याद रखना, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको। और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण स्थान पोखरण किस जिले में स्थित है? जो परमाणु परीक्षण से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको याद है कि जो परमाणु परीक्षण है वो कहाँ पे किए जाते हैं? पोखरण के अंदर किए जाते हैं। और पोखरण कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान के अंदर स्थित है पोखरण। ये जरूर याद रखना, पोखरण कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रथम परमाणु परीक्षण का जो नाम दिया गया था वो क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था। और सेकंड परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 11 से 13 मई 1998 को हुआ था। इन दोनों डेट को कंफर्म याद रख लीजिए, ये आपको कहीं ना कहीं एक नंबर जरूर दिलाएगी। और सेकंड जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। अब एक चीज़ यहाँ पे और ज्ञान रखना है आपको, अटल जो परीक्षण के बाद में जो सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय विज्ञान है, तब अगर पूछे किसका नारा था तो अटल बिहारी वाजपेयी का था। और कब दिया था? तो सेकंड परमाणु परीक्षण के बाद में दिया था। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ किस जिले के अंदर स्थित है? तो जो भी केदारनाथ जो इंपॉर्टेंट स्थल है वो भी आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केदारनाथ किस जिले के अंदर स्थित है? उत्तराखंड जिले के अंदर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, केदारनाथ किस जिले के अंदर है? उत्तराखंड जिले के अंदर स्थित है। जो और भी जो इंपॉर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं। जो यहाँ पे देखो, केदारनाथ अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग, जो रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड के अंदर है। बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। द्वारका कहाँ पे स्थित है अगर पूछे तो गुजरात के अंदर स्थित है द्वारका। और पुरी कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा के अंदर स्थित है। और रामेश्वर कहाँ पे स्थित है? तो यह तमिलनाडु के अंदर स्थित है। यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, क्योंकि जो भी चारों नाम दिए हुए, चारों पांचों नाम हर एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुलकेशियन द्वितीय का किस वंश के शासक थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है ये सेम इसी हिसाब से आपके रिपीट होता है। इनमें जो ऑप्शन है वो भी चेंज नहीं होते। तो पुलकेशियन द्वितीय का जो संबंध पूछे अगर किससे है तो चालुक्य से संबंधित है। पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य जो वंश था उससे संबंधित है। अब बात करें इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। राजधानी कहाँ पे थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी वातापी के अंदर। और इनके जो इंपॉर्टेंट जो और भी राजा है उनके नाम एक याद कर लो। अब अगर आप याद कर लो, एक तो अगर आपसे पूछे पुलकेशियन प्रथम और एक कीर्तिवर्मन सेकंड, इन दोनों का संबंध किससे? तो इनका भी चालुक्य वंश से ही संबंध है। अगला है कि जो दंती दुर्ग थे, जो दंती दुर्ग नाम था वो राष्ट्रकूट साम्राज्य से संबंधित है। 753 से 756 के बीच में राष्ट्रकूट साम्राज्य था। इन्होंने क्या किया? चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की अगर पूछे नींव किसने डाली तो आपको याद रखना है दंती दुर्ग ने डाली थी।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज देखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि हमें भी बाहर आए हुए तो यहाँ पे ढंग से सही से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। फिर भी हमने सोचा कि अब टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा एसएसबी की और एसएससी की जो क्लास आती है वो अभी रोज़ सुबह 11 बजे आती है, तो आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी था। कल संडे था, वैसे कल भी आपने पढ़ाई नहीं की, तो इसलिए आज ही वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, और अभी आपको अपलोड करवा देंगे। तो थोड़ी सी आवाज़ में मिस्टेक हो तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। MS वर्ड के अंदर लाइन टू द सेंटर के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंप्यूटर के अंदर जो अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन शॉर्टकट की से पूछे जाते हैं, तो लाइन टू द सेंटर के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल ई होती है। अब चलो कुछ और भी जो ये चारों ऑप्शन है इनसे रिलेटेड भी देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कंट्रोल ई कहाँ पे होगी, तो लाइन टू द सेंटर पे होगी। कंट्रोल आर कहाँ पे होगी, तो लाइन टू द राइट पे होगी। कंट्रोल जे अगर कहाँ पे यूज़ करना है आपको, तो जस्टिफाई पैराग्राफ एलिमेंट अगर आपको करना है तो कंट्रोल जे यूज़ करना होगा। और अगर आप कंट्रोल एल दबाते हो तो क्या होगा, वहाँ पे लाइन टू द लेफ्ट हो जाएगी आपके कंट्रोल एल दबाते हो। ये चारों के चारों याद रखना आप, अक्सर एग्जाम के अंदर जो पूछे जाते हैं वही है। यहाँ पे देखो, अगर ये आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, जो भी हम क्वेश्चन करवाए रहे हैं यार, एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये तो आप सोचना ही मत कि ये क्वेश्चन आते नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 1929 में भारत का वायसराय कौन था? तो जो 1929 है इस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो आपको याद रखना है भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे भारत के वायसराय। अब जो लॉर्ड वायसराय, जो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अपन एक साथ देख लेते हैं। जैसे अगर आपको पूछे कि जो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव थे 1757 के अंदर। ये जरूर याद रखना, बंगाल के प्रथम गवर्नर, इनमें कभी भी कंफ्यूजन मत होना। बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछे कौन थे, लॉर्ड क्लाइव थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, सिर्फ देखो चांस चेंज किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ जनरल लग गया, तो जनरल पूछते ही नाम चेंज हो जाएगा। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग थे। और अगर पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंग थे। और भारत का पहला वॉइसरॉय अगर आपसे पूछे तो लॉर्ड कैनिंग था। और अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इनमें कभी भी कंफ्यूजन मत होना जाना कि पूछा क्या है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा इनमें चेंजिंग होता है, तो नाम को लेकर कभी भी कंफ्यूजन मत होना इनमें। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस टाइप के जो एग्जाम क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। जो स्टूडेंट को मोस्टली पता ही नहीं होता कि सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है। तो लक्षद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करें कि कितना इनका स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एरिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लक्षद्वीप कितने किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, 32 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अब जो चंडीगढ़ है वो कितने 114 के अंदर है। पुदुचेरी अगर पूछे तो 479 के अंदर है। दादर नागर हवेली और दमन दीव कहाँ पे 603 के जो किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर है, ये जरूर याद रखना आप। और अंडमान निकोबार है 8249 है। जम्मू कश्मीर 42,241 के अंदर है। और जो लद्दाख फैला हुआ है वो 59,146 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये आप जरूर याद रखना। सबसे बड़ा जो अगर पूछे तो कौन सा है, लद्दाख है। सबसे छोटा पूछे तो कौन सा है, लक्षद्वीप है। और जो NCT दिल्ली है वो कितने के अंदर है, 1483 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको। ये लग रहा होगा कि कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये जो क्वेश्चन है अभी जो अपन क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश वाला, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था जो SSC CHSL के जो एग्जाम हुए हैं इसके अंदर। ये अगला जो क्वेश्चन बात करें, निम्न में से सबसे पहले कौन आए थे? जो ये चारों के चारों जो मुगल शासक है इनके नाम दिए हुए हैं, तो इनमें सबसे पहले कौन आए थे? अकबर आए थे, औरंगजेब आए थे, शाहजहाँ आए थे या बहादुर शाह आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले कौन आए थे? अकबर आए थे। ये जरूर याद रखना। अब चलो बाकी सब कब कब आए थे ये भी देख लेते हैं। जो मुगल वंश है इनकी जो सीरीज़ दी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो। बाबर कब से कब आए थे? 1526 से लेकर 30 तक आए थे। हुमायूं का जो शासनकाल था वो 30 से लेकर 56 तक था। अकबर का 1556 से लेकर 1605 तक का था। तो ये सबसे पहले आए थे। जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए उस हिसाब से जहांगीर थे 5 से लेकर 27 तक, शाहजहाँ 28 से लेकर 58 तक, और औरंगजेब ने कब तक शासनकाल था? 58 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। और बहादुर शाह का सेकंड का जब शासनकाल कब तक था? 28 सितंबर 1837 से लेकर 21 सितंबर 1857 के बीच में वो था, बहादुर शाह का शासनकाल था। अब चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आज हमने कहा था कि एक स्पेशल जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आज आपके नोबेल प्राइज से रिलेटेड ही होने वाला है। 2020 में साहित्य का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य का अगर नोबेल प्राइज पूछे किसको दिया गया था? लुईस ग्लुक को दिया गया था साहित्य का नोबेल प्राइज। अब ये जो भी नोबेल प्राइज है वो हर एक नोबेल प्राइज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो एक एक करके नाम देख लेते हैं।
जैसे अगर आपको पूछे कि फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, तो आपको याद रखना है रोजर को मिला था और रेनहार्ड को मिला था और एंड्रिया को मिला था। ये जो भी नाम है आप अगर इनके फर्स्ट नेम भी याद रख लेते हो तो सेम किसी के भी नहीं हो रहे, तो आपका आराम से मिल जाएंगे। मिला किस वजह से था ये भी ज़रूर याद होना चाहिए कि इनको क्यों दिया गया था। तो आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे जो अगला जो नोबेल प्राइज़ है वो केमिस्ट्री के अंदर दिया गया था 2020 में। किसको मिला था? कार्पेंटियर और डेडुना को, जो डुडना को है, इनको मिला था। और इनको किस लिए मिला था? तो जीन तकनीक की सबसे तेज उपकरणों में से CRISPR-Cas9 आणविक कैंची को विकसित करने के लिए इनको यहाँ पे ये केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये जरूर याद रख लेना आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि साइकोलॉजी और मेडिसिन के अंदर किसको मिला था? तो एल्टर हक्टन और जो चार्ल्स राइस है इनको मिला था। ये भी ज़रूर याद रखना। और इनको क्यों दिया गया था? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इनको साइकोलॉजी और मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये देखो, ये चलो ठीक है कि आपको नाम नहीं पूछे, लेकिन ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि क्यों दिया गया था, तो ये ज़रूर याद रखना आपको इनको नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया था। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक साइंस 2020 के अंदर नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया? तो मिलीग्राम और विल्सन, इन दोनों को दिया गया था इकोनॉमिक साइंस के अंदर नोबेल प्राइज़। और क्यों दिया गया था? जो कॉमर्शियल ऑक्शन होता है, यानी कि वाणिज्यिक जो नीलामी क्षेत्र के अंदर कार्य करने के लिए इनको इकोनॉमिक के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया था। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, वो है कि पीस प्राइज जो है शांति, जो नोबेल प्राइज लिटरेचर के अंदर किसको दिया गया? अपन ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं, लुईस ग्लुक को दिया गया था। और नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो नोबेल पीस प्राइज है, ये आपसे जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा आगे भी, और अभी तक भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो जो भी आज देखो, ये आपके 10 मिनट से तो वैसे लंबा वीडियो हो गया है, हमने कोशिश की है आपको आज ढंग से एकदम समझाने के लिए, क्योंकि कुछ अगर आपको कमी लगे तो आज आप मैनेज कर लेना। आगे से जो भी वीडियो आएंगे आपके टाइम टू टाइम वीडियो आएंगे, और साथ में एकदम फुल क्वालिटी के साथ में वीडियो अवेलेबल करवाया जाएगा। हम बाहर थे इसलिए आज थोड़ी सी वीडियो में आपको प्रॉब्लम लग सकती है। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।